अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दिल की बात हमारे साथ में मैं आपका होस्ट अदनान खालिद और मेरे साथ को होस्ट हैं जनाब सईद सईद हसन हसन। साहब। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, ये एक हमजहत शख्सियत है। स्क्रिप्ट राइटिंग, गीत निगारी, डायलॉग और फनी हवालों से उनके कई कई फिल्मी ऐसी दुनिया का एक बड़ा नाम और बहुत उनके बड़ा नाम, क्रेडिट पर बेशुमार और एक फिल्में बहुत मौजूद। बड़े शायर के बहुत बड़ा बेटा, जिसने अपनी जाती हैसियत अपनी फिल्मी शायरी में एक अदबी रंग डालकर साबित रंग किया। डालकर साबित किया और मनवाई और दुनिया ने तस्लीम किया। जी। और इनकी बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जो आज तक अपना असर वैसे का वैसा कायम रखे हुए हैं। इनके लिखे हुए गीत हमारी आज की नौजवान नस्ल तक गुनगुनाती है। आगाज किया डायलॉग लिखने से और फिर गीत निगारी की तरफ इन्होंने अपना जो और कदम गीत जो है वो निगारी बढ़ाया। में अपना नाम का सिक्का मनवाया। हमारी याददाश्तों में महफूज बेशुमार गीत और गजलें वो हैं जनाब। हमारे आज के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब जावेद जावेद अख्तर अख्तर साहब। साहब। सर, इनके फिल्मी काम पे इन्हें 5 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके, पद्मश्री अवार्ड्स मिल चुका, और दुनिया भर के अंदर इनके फैले हुए करोड़ों चाहने वाले सबसे बड़ा एजाज है इनका और अवार्ड है। हम खुशामदीद कहेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जावेद साहब कि आज आपने हमारे लिए खुसूसी तौर पर टाइम निकाला। शुक्र है। सर इसके अलावा मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि भारतीय सिनेमा के अंदर जो जावेद अख्तर साहब की छाप है वो उनके भारतीय सिनेमा का एक तारुफ बन चुका हुआ है। और हमारी याददाश्तों के अंदर महफूज जितने भी एक यादगार जो हमारे गीत हैं, हमारी यादें उनके साथ वाबस्ता हैं, उनमें से भी बेशतर का एक जो ताल्लुक है वो जावेद अख्तर साहब के साथ है। तो सर हम अपने इंटरव्यू का आगाज करते हैं। सर मुझे ये बताइए जी। कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है और पूरी दुनिया के ऊपर उसकी छाप है। आपने वहां पर अपने फिल्मी सफर सफर का आगाज किया। आपने बेशुमार फिल्मों के डायलॉग्स लिखे, फिर उसके बाद आप गीत की दुनिया में दाखिल हुए। तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह से हुआ और किसने ये चीज आपको ये हौसला दिया और इस तरफ रागिब किया? दरअसल मैं शायरी से दिलचस्पी तो बचपन से ही थी, चूंकि मेरे माहौल में हवाओं में थी शायरी। लेकिन ये कि मैंने की नहीं थी। और मैंने शायरी उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में आमतौर से लोग छोड़ देते हैं। मैं कोई अपने ख्याल से सत्ताईस सही। सत्ताईस सत्ताईस 28 साल का था जब मैंने पहली दफा एक शेर कहा। मैं वाकिफ था कि मैं मीटर में लिख सकता हूँ। मुझे जो शायरी के कायदे कानून है वो मालूम है, और मेरे अंदर वो रचाव है। लेकिन ये कि होता क्या है कि अगर आपको जब मालूम हो कि अच्छी शायरी क्या है तो हिम्मत नहीं पड़ती है लिखने की। अ, अगर न मालूम हो तो ज्यादा आसान होता है लिखना, इसलिए कि डर ही नहीं होता। ठीक। तो ये खौफ भी था। और कहीं बहरहाल वो अ, सुबह का भूला शाम को तो आ ही जाता है। और दुकानदार का बेटा नाराज होकर दुकान से उठ जाए तो फिर घूम फिर के आके दुकान पे बैठता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अब ये दो चार दोस्त थे जिन्हें मालूम मैं छपाता भी नहीं था, और दो चार छह लोग थे जिन्हें मेरे बेतकल्लुफ रिश्ता था, तो मैं उन्हें सुनाता था। उनमें से एक यश चोपड़ा भी थे। सही। और एक दिन यश चोपड़ा मेरे सुबह सुबह घर आ गए और कहने लगे कि आप, मेरी अगली पिक्चर है सिलसिला, और उसमें जो किरदार है वो शायर का है, तो मैं चाहता हूँ वो आप लिख दें। मैं रेगुलर फिल्मी लोगों से नहीं लिखवाना चाहता। मैंने भी इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ये गाने वाने में नहीं, मैं शायरी अपने लिए करता हूँ, छपाता तक नहीं। मगर वो पीछे ही पड़ गए मेरे, और अल्टीमेटली मैंने सारी गलत किस्म की शर्तें लगाई, वो उन्होंने सारी मंजूर कर दी। और लिखने पे मुझे मजबूर यानी कर वाकई दिया। मजबूरी कर दी। हाँ। तो फिर मैंने जब पहला गीत लिखा, जो मेरी जिंदगी का था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये वाह। पहली अ, था, तो मुझे भी लुत्फ आया। और होता क्या है कि जब आप डायलॉग लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसे बनने में साल 1.5 साल लगता है। फिर लोग देखते हैं कंप्लीट फिल्म तो आपकी तारीफ करते हैं। यहाँ ये होता है कि सुबह
गाना रिकॉर्ड हुआ, शाम तक आपकी तारीफ शुरू हो जाती है। तो ये काम मुझे जरा दिलचस्प लगा कि सही। इसमें रिजल्ट इंस्टेंट है। तो इस दरमियान में सलीम साहब, हम दोनों अलग भी हो गए थे। तो ये इतने मुझे गानों के ऑफर आने लगे कि इसमें ही दिल लग गया। और कई बरस तक मैं स्क्रिप्ट को भूल के यही लिखता रहा। एक दो लिखी थी मैंने बीच में, लेकिन ज्यादा मेरा ध्यान इस पे आ गया और यूं चला। लेकिन ये कि अब इतने अरसे के बाद में वापस फिर मैंने कोविड के टाइम से अब तक 3 स्क्रिप्ट लिखी हैं। अब वो अच्छा, बनेंगी तो मैं वापस स्क्रिप्ट राइटर भी हो जाऊंगा। वाह वाह। वाह। अच्छा जावेद साहब, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, आपके जितने गाने हैं उन गानों को देखें तो एक एक मिसरा जो है वो पूरी पूरी गजल होता है, और ऐसी शानदार लाइनें आपने लिखी। लेकिन क्या वजह आप गजल की तरफ क्यों नहीं आए? नहीं, मैंने गजल भी लिखी है, नज्म भी लिखी है। कुछ नज्म में मुझे ज्यादा दिल लगता है, और गजलें भी लिखी हैं। आपने मेरी शायद किताबें नहीं देखी, पाकिस्तान में तो छपी हैं, दो दो मजमूए। मेरे कहने का अ, मकसद ये है सर कि जितनी आपने ज्यादा नज्में लिखी, उतनी ज्यादती आपकी गजल की तरफ नहीं नजर आई। अब पता नहीं, ये फैसला तो दूसरे कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। जो ठीक लगता है लिख दो, बाकी दूसरे बताएंगे अच्छा है बुरा है। तो गजल, जो नए आपके यहाँ शायर हैं पाकिस्तान में, अ, बहुत अच्छी गजल लिख रहे हैं। और बहुत नया उनका जो लहजा है वो नया है, और अक्सर मौजूआत बड़े अछूते होते हैं। तो मैं तो अ, हैरान होता हूँ जब पढ़ता हूँ उन्हें या अच्छा, ये सुनता हूँ। ये ये बात आपकी बड़ी मुझे हौसला अफजा लगी, और ये आपकी बड़ी आला जरफी है। क्योंकि आपके हवाले से, आप लास्ट टाइम जब पाकिस्तान आए तो एक बयान को लेके बड़ा वावेला किया गया और उसे बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया, जबकि अब आप बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तान की शायरी को बड़े खुले दिल से आप तस्लीम कर रहे नहीं हैं। देखिए, और मुझे याद एक है, तो जी, मुझे याद ये है वो कि बयान। आपने तो दुबई के अंदर शुएब कियानी की नज्म के हवाले से इतने बड़े अल्फाज कहे थे कि वो उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज की सूरत बन गया। अब मैं क्या करूं, शोएब कहानी कियानी जो है वो हर महीने एक ऐसी नज्म लिख देते हैं कि आदमी को रश्क होता है। वो मुझे और ये भेजते आपकी रहते हैं ऐसी बड़ी आला शायरी। जरफी है कि इतना बड़ा नहीं नहीं, नाम हो कोई के आप अच्छे काम को तस्लीम इतनी, करते हैं। नहीं क्रेडिट नहीं, देना। इंसान तो थोड़ा तो ईमानदारी रखनी चाहिए ना इंसान को। वाह। अब इतना अच्छा शायर होगा तो उसकी आप तारीफ न करके तो बड़ी बेईमानी की बात होगी। बाकी है कि आपने जिसे बयान कहा, वो जी, बयान नहीं था, वो जवाब था। मुझसे सवाल ही ऐसा किया गया था कि मेरे पास ये जवाब देने के सिवा रास्ता नहीं था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और लेकिन ये आपकी बड़ी बात है कि आप पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर भी होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो फिल्मी शायरी हो रही है, आप इस फिल्मी शायरी को कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मेयार तो गिरा है, लेकिन किस्सा क्या है कि अ, जब माशरे में जबान को अहमियत ना दी जाए, माशरे में अदब को अहमियत ना दी जाए, तो वो जो कमाईगी आएगी वो हर जगह होगी। तो ऐसा नहीं है, कोई जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो आपके मुल्क की हो, हमारे मुल्क की हो, वो कोई आसमान से तो उतरे ही नहीं है। ये लोग जो बिल्कुल, हैं मार्स से तो आए नहीं, जो लोग फिल्में बना रहे हैं या लिख बिल्कुल रहे हैं, सही, या बिल्कुल सही। ये हमारे मुआशरे से आए। हकीकत ये है कि माशरे में अदब नवाजी कम हो गई है। लोग शायरी पढ़ते नहीं हैं, लोग अदब पढ़ते नहीं हैं। उनकी जो वोकेबलरी है, जो अल्फाज का जखीरा है, वो सिमट गया है। हम्म, आज एक नौजवान लड़का या लड़की के पास उतने अल्फाज नहीं हैं, उतने कहावतें नहीं। कहावतें तो खैर मरी गई, हम्म, जो आके हमारे 50 साल 60 साल पहले के जो लोग थे उनमें थी। हम्म। तो जब जबान समाज में सिमटेगी, माशरे में सिमटेगी, तो ऐसा थोड़ी होता है उस माशरे में जो फिल्में बन रही है उसमें बड़ी अच्छी जबान होगी, कैसे होगी? ये कसूर हमारे, एक तो जो हमारा निसाब का सिस्टम है, उसमें हम अदब को, शायरी को, फनून लतीफ़ा को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते। हर ऐसी चीज को अहमियत नहीं दी जा सकती एक बड़े में, जो बैंक में न जमा करी जा सकती हो। तो वो उसका भुगतान अब भुगतिए, वो फिल्मों में आपको दिखाई दे रहा है।
जबान जो है वो सिमट गई है, कमतर हो गई है, उसमें वो शहजादियां नहीं रही जो पहले थी। अच्छा सर, मैं इसमें जैसे जो आपने ये बात की, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए, आपने कहा कि वो मयारात नहीं रहे। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर तो आजकल शायरी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मुशायरे बेतहाशा, अब तो मुशायरे कमर्शलाइज्ड हो गए हैं। मुशायरों के अंदर तरह तरह की जिद्दतें आने लग गई हैं। तो इससे नौजवान नस्ल तो लग रहा है कि इंटैक्ट हुई है शायरी से। तो अब ये कुछ थोड़ा सा रिवाइवल है, और यहाँ भी है वहां भी है, कि नौजवान नस्ल, नो थैंक्स टू अस, उसमें हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। उन्हें खुद ही समझ में आया कि भाई कोई चीज थी जो खो गई है, वो कहाँ है, कैसी है। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप इतने लंबे लंबे सफर करते हैं आप तकरीबात में जो। अच्छा, लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये था कि आप बहुत जगहों से आपको दावतें भी आती हैं, हर बंदा चाहता है कि जावेद अख्तर साहब हमारे पास तशरीफ लाए। आप हर जगह नहीं पहुंचते, मखसूस जगहों पे नजर आते हैं आप। तो आप क्या चाहते हैं, मैं हर जगह जाया करूँ जैसा नहीं, आप मैं चाहते वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका वो जो आप जो सिलेक्शन करते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है? हैं। उसका एक क्राइटेरिया ये है, जैसे हमारे एक दोस्त हैं तारिक फैजी, आप उनसे वाकिफ होंगे, बड़े अच्छे मुशायरे करते हैं, मैं वहाँ जरूर जाता हूँ। और वहाँ मैं इस मकसद से जाता हूँ कि उनका मेयार कुछ अलग है। वो सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पे शायरों को नहीं बुलाते। दिस इज वो द बेस्ट थिंग। बहुत बहुत ही अच्छे शायरों से, बहुत टैलेंटेड लड़के लड़कियों से मेरी मुलाकात थैंक्स टू तारिक फैजी हुई है। तो इन लोगों को मैंने वहीं सुना, वहीं देखा। वो हमेशा ऐसे शायर बुलाते हैं जो वाकई बासलाहियत लोग हैं, भले उनको कोई न जानता। बिल्कुल सही। तो ऐसे जो नेक काम है, एक बहुत ही मुस्बित काम है, उसमें अगर थोड़ी सी भी हमारे जाने की मदद होती है तो करना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल मुझे है, वो भी कुछ लोगों की पसंद के हैं। बहुत हजारों लोग होते हैं तो उन्हें पसंद भी होते होंगे जो जाते हैं। अ, वो अक्सर मुझे कुछ वो शायरी मेरी तबीयत से मेल नहीं खाती, तो मैं नहीं जाता हूँ। मगर ये नहीं कि इसका मतलब वो बुरी है। हर वो चीज जो मुझे नहीं बहुत पसंद हो इसके मतलब वो खराब है, ऐसा नहीं। मैं कोई आखिरी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूँ। तो अपनी अपनी पसंद होती है। बहुत खूब। अच्छा सर, अभी हम इंटरव्यू शुरू करने से पहले वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग चलते चलते जी का, प्यार जी, तुमको भी कौन है सा? प्यार हमको भी है। हमने असल में इंटरव्यू जी थोड़ा सा डिवाइड इस हिसाब से किया कि अदबी हवाले से सवालात जो है वो हमने खाली अदनान भाई के हिस्से में डाल दिए, और मैंने कहा कि मैं फिल्म के हवाले से थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करूंगा, और जरूर, मिलजुल के हम जी, थोड़ा सा इसको लेकर चलेंगे। जरूर जरूर तो जरूर सर, जरूर। ये गीत हमारी याददाश्तों के साथ उसका हिस्सा बना हुआ है, और बड़ी खूबसूरत यादें हमारी इसके साथ वाबस्ता है। इसके अलावा आपके और बेशुमार गीत। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अब फिल्में आप बना रहे हैं, उनके अंदर म्यूजिक, शायरी और ये सारी चीजें मिक्सअप करके एआई के साथ जिस वक्त इसको आगे प्लेस किया जा रहा है, तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, सिनेमा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, गीत निगारी का? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अब ये ख्याल आ गया है कि भाई हम जहाँ चले गए थे या जिस सतह पे चले गए थे वो ठीक है। ये अवाम में भी, और जो लोग फिल्में बनाते हैं उनको भी ये ध्यान आ रहा है। अवाम सही। को ज्यादा आ गया है, इन्हें जरा धीरे धीरे आएगा, आ रहा है। तो फर्क तो पड़ेगा। हुआ हम्म। क्या, देखिए मौसीकी भी जिंदगी का हिस्सा होती है। जब जिंदगी की रफ्तार तेज हो तो मौसीकी सुस्त रफ्तार नहीं रह सकती। वो भी वाह। जिस जो टेम्पो जिंदगी का है वही टेम्पो म्यूजिक वही का भी रिदम होगा। हमारी मौसीकी के अंदर जी भी आएगा। जी, आएगा। अब हुआ ये कि चाहे हमारी जिंदगी हो या हमारी मौसीकी हो, वो जरूरत से ज्यादा एक फ्रेंटिक स्पीड में आ गई है, एक हम्म। बेताशा भागती हुई, जिसका एहसास हमें भी हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि ये रफ्तार जो है हम गहराई की कीमत पे हासिल कर रहे हैं। हम्म। गहराई कम होती जा रही है, रफ्तार बढ़ रही है। तो कहीं ये शऊर लोगों में आया है कि भाई जरा सा रुक के भी आहिस्ता आराम से चलो। वो क्या कि मीर का शेर है, सरसरी तुम जहान से गुजरे, हाँ हाँ। वाह वरना वाह हर जा जहान दीगर था। वाह तो वाह ये वाह वाह जहान वाह दीगर देखते हुए चलना चाहिए ना। वाह 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 तो वाह सरसरी गुजरने का फायदा नहीं। वाह वाह तो वाह। अब कहीं लोगों में शऊर आ रहा है।
वाह वाह। और मैं मुस्तकबिल से नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पहले बेहतर काम आगे और ज्यादा बेहतर काम होंगे। हमारे जो आज नौजवान सॉन्ग राइटर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि उनमें सलाहियत नहीं है, वो निहायत बासलाहियत लोग हैं, जैसे इरशाद कामिल है। अ, लेकिन ये कि उनको वो मौका नहीं मिलता है, वो सिचुएशन नहीं मिलती हैं, उस तरह की धुनें नहीं मिलती हैं जो कि 50s और 60s में सॉन्ग राइटर्स को, साहिर को, मजरू को मिलती थी। तो बहरहाल कहीं ना कहीं ठहराव की तरफ कुछ थोड़ा लोग माइल हुए हैं, मुझे लगता है। अच्छा सर, आपने जो ये बात की कि हमारे आजकल, जैसे आजकल हम मुशायरों में देखते हैं, मुशायरों में जी। भी शायर हैं, या फिल्मी शायरी के हवाले से देखें तो शायर हैं, बासलाहियत हैं। आपने कहा कि हमारे नौजवान जो लिखारी हैं वो बासलाहियत हैं। सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो लिखारी होता है, उसे रुझान साज होना चाहिए या उसे फॉलोअर होना चाहिए? अगर किसी फॉलोअर का होगा ये तो सवाल जो तरबियत है, कौन करेगा? नहीं नहीं, देखिए ये सवाल सिर्फ आप अदीब से या शायर से नहीं कर सकते, हर एक से कर। जो भी जिस पेशे में है, जो भी जिस काम में है, जिस शोबे में है, वो फॉलोअर है कि लीडर है। हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग फॉलोअर होते हैं, तभी तो एक लीडर होता है। अगर सब लीडर हो जाए तो फिर फॉलोअर कौन। लिहाजा कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो लीड करते हैं चीजों को हर जगह। वो सियासत हो, वो तिजारत हो, वो सहाफत हो, कोई चीज हो, उसमें आपको कुछ लोग मिलेंगे जो नई नई सरहदें तोड़ के और नई नई बातें बना के और नए नए तरीके ढूंढ के नए नए सिलसिले शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं, फिर बाकी लोग उस जगह पे चलने लगते हैं जो रास्ता इन्होंने बनाया। वो अब यही है दुनिया में, जब से हम दुनिया की तारीख को जानते हैं यही होता है। हर आदमी जो है वो लीडर नहीं होता। अगर हर आदमी लीडर होगा तो लीडर किसका होगा? लीडर वर्ड ही का मतलब है कि उसके पीछे कुछ लोग चले, वरना वो लीड सही। किसे करना। तो तबीयतन कुछ लोग मिजाजन लीडर होते हैं, उनमें ये जुर्रत होती है कि जैसे आउट ऑफ बॉक्स सोचना, वो कर सकते हैं कोई ऐसा काम। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि कोई काम पहली बार नहीं होना चाहिए। हम्म। ये हर शोबे में दूसरी बार होने में कोई तकलीफ नहीं होनी, मगर पहली बार में उन्हें बहुत ज्यादा हिचकिचाहट है। ये काम तो कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है तो गलत है, दूसरी बार हो रहा है तो ठीक है। तो सही। ये किस्सा है। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं। आपने अपनी जो इब्तदाई, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, आपने अपनी इब्तदाई जिंदगी के हवाले से, उसकी तलखियों के हवाले से बात की थी। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि आपने आज जिस मकाम पर आप खड़े हुए हैं, आपको वो दिन क्यों याद आते हैं बार बार? अब अल्जाइमर हो जाए तो नहीं आएंगे याद, लेकिन जब नहीं हुआ है तो याद तो आएंगे ना भाई। जो जिंदगी की बातें हैं तो वो याद आनी है। और क्योंकि अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, अमूमन ये होता है सर कि हम जब अच्छे वक्त में आ जाते हैं तो बुरे वक्त को हम याद करना भी गवारा नहीं करते। न करते होंगे जो लोग, ठीक है। मैं तो अपनी औकात नहीं भूलना चाहता। मैं तो याद रखता हूँ कि इसलिए मैं जिंदगी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे जो कुछ जिंदगी ने दिया है मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मेरा ग्रैंड टोटल बहुत अच्छा है। ये मैं ये कहूँ मेरे साथ ये तकलीफ थी, ये तकलीफ थी, वो भी थी, मगर ग्रैंड टोटल अच्छा है। तो मुझे जिंदगी का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अगर मैं अपने बुरे दिनों को याद ना करूँ तो इसके मतलब है मैं जिंदगी का शुक्रगुजार नहीं हूँ। जब मैं अपने बुरे दिन याद करता हूँ तो साथ में ये याद आता है कि मुझे इसी जिंदगी ने क्या क्या दे दिया। तो अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लूं, हम तो ऐसे ही थे भाई, हम तो ऐसे ही सही। है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसा अच्छा सर, इसी से मुतालिक अगला सवाल ये है, जान निसार अख्तर साहब से आपका कैसा, एक वो रिवायती बाप बेटे वाली वो हिचकिचाहट, कोई फ्रैंकनेस, या कोई, क्या किस तरह का ताल्लुक था आपका? मैं आपको एक बात बताऊं जो कुछ लोगों को थोड़ी खराब भी लगी। हमारी तहजीब में ये अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जी। बाप बेटे का तो कोई बराह रास्त रिश्ता ही नहीं होता। ऐसे ही है। पैदा कर देता था बाप, उसके बाद बाप को सही। बेटे से, जवान बेटे से कुछ कहना होता था तो माँ से कहता था। हम्म। हम्म। बेटे को अपने बाप से कुछ कहना होता है तो माँ से कहता था कि तुम कह देना। उनकी बराह रास्त गुफ्तगू तो बड़ी कमी होती थी। ये तो अभी नया नया शुरू हुआ है कि बाप बेटे में रिश्ता शुरू हो रहा है। अभी क्या है,
एक ये सनती तहजीब में घर हो गए छोटे। तो अब फिर अब इग्नोर नहीं कर सकते, बेटा सामने घूम रहा है, बाप सामने घूम रहा है, तो एकदम बड़े बड़े घर होते थे पहले, तो बाप कहीं और बेटा कहीं। मैंने तो अपने स्कूल डेज में सुना है एक लड़के से कि मेरे तो अब्बा जब घर में आते तो मैं घर में ही नहीं रहता हूँ। ये तो जैसे ही घर में आते मैं घर इधर उधर चला जाता हूँ। तो बाप बेटी का जो कोई कम्युनिकेशन, वो हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं था, ये अभी नया नया शुरू हो रहा सही। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने माजी के दिनों की बात की। आपका जो दौर था वो, मैं समझता हूँ कि इंसान की जो मालियाती हिस्स है उसके अरूज का जमाना था, जब आपने फिल्म इंडस्ट्री में जो अपना कदम जमाया और कदम रखा। आपने जी। बेशुमार काम किया और वो गीत भी अमर हुए उस वक्त में। जिन अदाकारों ने उस पर अदाकारी की, जिन मौसीकारों ने धुनें बनाई, वो सब जी। लोग अमर हुए। आपको आपकी केमिस्ट्री किसके साथ बहुत जल्दी मैच कर गई, जिसके साथ आपको काम करके बहुत मजा आया कि यार मैंने अगर इस मौसीकार के साथ या इस गुलूकार के साथ मेरी केमिस्ट्री मैच करती है? तो कोई ऐसा नाम, आर डी कोई? बर्मन, आर डी आर डी बर्मन था, बर्मन। या अभी शंकर एहसान लॉय हैं, जतिन ललित। हालांकि अब तो दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो उनके साथ काम करता हूं, बड़े इनके एस्थेटिक्स जो है बहुत अच्छे सबके। और जैसे कि अल्फाज कुछ बाजारी होते हैं और कुछ अ, बड़े बातहजीब होते मयारी हैं, होते हैं। मेयारी होते हैं। अगर आप मौसीकी भी सुनेंगे गौर से, जिसमें कोई लफ्ज ना हो, सिर्फ धुन हो, साज बज रहे हो, हम्म। उनमें से भी कुछ आपको ऐसी आवाजें लगेंगी कि ये तो शायद फुटपाथ पे बजता होगा, सड़क पे बजता होगा। हम्म। और कुछ ऐसे लगता है कि ये कुछ अच्छी शाइस्ता महफिल में बजता होगा। आवाजें भी महजब और गैर महजब होती है, वाह, साज की क्या अच्छी आवाजें भी बात, बहुत महजब और क्या खूब। गैर। अच्छी बात। तो ये जो मौसीकार हैं, इनकी आप साउंड देखें, इनकी हम्म। साउंड जो है वो एक पढ़ी लिखी और महजब साउंड होती है। अच्छा, जावेद साहब, आप जी। की जाहिर है, मैं पर्सनली जानता हूं, शेर के ऊपर बड़ी गहरी नजर होती है, एक एक लफ्ज के ऊपर आप उसकी जस्टिफिकेशंस को भी देखते हैं। तो ये जो 15 साल का आपका सफर है तहबीब के साथ, इस तहबीब के इससे सफर जी जी तभी जी। तहबीब के इस सफर में आपने मुसलसल उनकी सरपरस्ती फरमाई। वो नहीं पहले नहीं, मैंने सरपरस्ती, पहले तो ये लफ्ज आप बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। सरपरस्ती मैंने बिल्कुल नहीं फरमाई। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी चला जाऊं तो क्या है। तो ऐसा मैंने कोई मैं उंगली कटा के शहीदों में हूँ, तो आप सरपरस्ती जैसा नहीं, लफ्ज मेरे लेकिन लिए ये ना ये इस्तेमाल। ये सर, आपका ये सर साथ आपकी होना, ये साथ आपकी होना ये बड़ी बात है। आपकी आला जरफी है, लेकिन नहीं इसमें नहीं, कोई कोई अलग, मैं किया क्या भाई, जब वो उनका होता है फंक्शन वो मुझे इत्तला देते हैं, मैं चला जाता हूँ, बस खत्म हो, 2 दिन बाद वापस आ जाता हूँ। ये सरपरस्ती तो बहुत बड़ा लफ्ज होता है भाई। लेकिन लेकिन आप क्या समझते हैं, दीगर इदारे भी तो इस तरह के मुशायरे और तकरीबात करते हैं, उनमें और इसी तहबीब में तरह क्या के, फर्क है? वही फर्क है कि वो उनका जो मेयार है वो मकबूलियत नहीं है, उनका हम्म। मेयार जो है कुछ और है। तो ये बात मुझे अच्छी लगती है उनकी। वो तो ऐसे मुशायरे कर सकते हैं जिसमें वो बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो ये बात अच्छी है कि उनका बुनियादी मकसद मुशायरे से माली मफाद नहीं। हम्म। और वाकई वो, जिनका नाम तारिक फैजी साहब है, बड़े गैर मामूली आदमी हैं, और वो वाकई उर्दू की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। तो ये, इसका सर, एहतराम तो वो करना चाहिए। चीजें, वो अभी मयारात जो आज के दौर में कमोबेश नापैद हो चुके हैं, आप भी उन्हीं को लेकर चल रहे हैं और तहबीब भी उन्हीं का इरादा कर रही है। वो मेरा ख्याल नहीं है नहीं, कि उन्होंने तो भाई, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस पे वक्फ कर दी है। मैं तो हम्म। साल में 2 दिन चला जाता हूँ, ऐसा अभी अभी तो। आप हाँ, रिसेंटली आप जापान में जापानीज की शायरी सुन के आए, कैसा लगा आपको जी जी। जापान में उर्दू सुनना? अच्छा है, मतलब वो अब जाहिर है कि पहली नस्ल है जो सीखी है उसने, तो उसमें वो सब कच्चापन तो दिखाई देता है, लेकिन बहरहाल एक उर्दू से उनमें अकीदत है उन तलबा में जो सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और शायरी भी कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई नई नई जबान सीखते हैं ना,
तो जो जिनकी जबान है उनसे भी ज्यादा मुश्किल जबान बोलने लगते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही। सही। इसलिए कि आपको बहुत मजा आता है कि अरे देखो जबान के क्या क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो सादगी फिर बड़े इत्मीनान के बाद आती है, जब आपके अंदर इत्मीनान हो कि आप जानते हैं तो सादगी। अब जॉन इलिया ने जो शायरी की है वो कोई नौसिखिया नहीं कर सकता था। हाँ जॉन वाह वाह। वाह। इलिया का जो उर्दू जबान पे इल्म था उनका, वो बेपनाह था, बेपनाह था। कभी कभी उन्होंने जब अपनी नस्र लिखी है तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनका अल्फाज का जखीरा क्या था। लेकिन हम्म, उसके बाद उन्होंने सहले मुमतना अपनी चॉइस से लिखा, अपनी हम्म, मर्जी से लिखा। तो मगर क्या होता है कि शुरू शुरू में जब कोई जबान सीखता है तो बताना चाहता है कि देखिए मेरे पास कितने अल्फाज हैं और मैं कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने की कुदरत रखता हूँ। तो जो एक लड़के थे उसमें वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल, मैंने उन्हें मशवरा भी दिया कि भाई अल्टीमेटली तो तुम शायरी इसलिए कर रहे हो कि तुम कहो और लोग समझें। ये जो तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छा खासा उर्दू वाला भी नहीं समझ पाएगा। वाह तो वाह। इतनी जबान को मुश्किल मत करो। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि आपने बेशुमार गीत लिखे, बहुत से गीत अमर हुए। जब आपका दिल करता है तो आप क्या गुनगुनाते हैं? अपना, अपनी शायरी, अपनी कोई गीत, या किसी और को सुनना पसंद करते हैं? नहीं, मैं तो दूसरों के शेर पढ़ता हूँ और दूसरों के गाने सुनता हूँ। और वाह। जैसे शाहिर हैं, शिरेंद्र हैं, इन्होंने जैसे खूबसूरत गीत लिखे वो सुनना चाहिए। एक और शायर थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी सी, अमजद इस्लाम अमजद साहब। वाह। अ, तो मैं उनकी उनका मजमुआ, कई मजमुए हैं, कभी उठा के पढ़ लेता हूँ फिर। वाह। अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अमजद इस्लाम अमजद को गाए बगाए पढ़ता रहूंगा तो मेरी जबान शुगुफ्ता रहेगी। वाह। वो वाह वाह। वाह वाह। वाह। वाह बहुत वाह उनकी वाह। जबान बहुत वो बहुत थी, खूब। वो जिस तरह आप देखिएगा उनका शायरी में इजाफतें बहुत कम इस्तेमाल की उन्होंने, बहुत कम हम्म थी। हम्म और बड़ी सादगी की जबान में जो उस वक्त बहुत लोगों में नहीं थी। हम्म दादा फारसी दादा उर्दू लिखते थे लोग, लेकिन इनकी शायरी जो थी वो असल में तो ये जिस जबान में उर्दू और फारसी के अल्फाज थोड़े कम हो तो कोई बात ही नहीं है। हमारी जबान में तो पुर्तगीज के भी लफ्ज हैं, स्पेनिश के भी लफ्ज हैं, अंग्रेजी के भी लफ्ज हैं, अरबी के भी लफ्ज, तरह तरह के। लेकिन ये कि उर्दू की अपनी एक शनाख्त है, उर्दू कोई दूसरी जबान तो नहीं ना जी। कि उन जबानों के अल्फाज नहीं होंगे तो उर्दू नहीं। हम्म, तो जो ज्यादा अच्छी उर्दू लिखते हैं उनमें अरबी फारसी के लफ्ज मुकाबलतन कम होते हैं, इसलिए हाँ। कि उर्दू लिख रहे हैं। वाह। तो ये मेरे ख्याल से अमजद इस्लाम अमजद साहब की शायरी में कई शोरा के मुकाबले में उर्दू ज्यादा थी। और यही मैं जॉन इलिया के बारे में कहूंगा। मैं ये जानना क्या चाह रहा हूँ, पूछना? ये तो शायरी है जो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का गुनगुनाने को जी करता है। तो कभी ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश हुई या होती है, तो फिर क्या, किसको गुनगुनाते हैं, क्या गुनगुनाते हैं? नहीं नहीं, देखिए एक जमाना था यहाँ हिंदुस्तान में तो एक मतलब मेहदी हसन की मकबूलियत का कोई था ही नहीं थी। इतनी और बिल्कुल। मुझे भी बहुत पसंद, मैं भी सुबह से शाम तक काम भी कर रहा हूँ तो उनकी गजल लगाया रहता था। वाह वाह। लेकिन जब हम शायरी की बात कर रहे हैं आप, तो दरअसल शायरी के सच्चे वफादार वही हैं जो शायरी पढ़ते हैं। आपका जाती तौर पे क्या ख्याल है, शायरी और मुशायरा ये बेहतरी की तरफ जाएगा या सोशल मीडिया के आने के बाद आमियानापन इसमें ज्यादा आ गई? देखिए होता क्या है कि जिसे हम सुनहरी दौर कहते हैं वो कभी अ, अ, उस वक्त नहीं था जब जिसमें हम बैठे होते, वो हम्म हमेशा हमारे माजी का होता है। हम्म होता हाँ। यह है कि हर वक्त कुछ अच्छी और कुछ बुरी शायरी की गई। वक्त के साथ बुरी शायरी तो लोग भूल गए, जो अच्छी शायरी थी वो बची। हम कहते हैं, देखिए पहले कैसी शायरी होती, हाँ पहले हाँ जमाने में भी बुरे शायर पहले भी थे और बुरी बिल्कुल शायरी सही। पहले भी हुई, लेकिन वो बिल्कुल हमें सही। याद ही नहीं रही। बिल्कुल सही। उसी तरह से आज भी अच्छी शायरी भी हो रही है, बुरी शायरी भी हो रही है। ये अच्छी शायरी आज अगली नस्लों को याद रहेगी, बुरी शायरी भूल जाएंगे।
और फिर उस दौर में कहा जाए साहब क्या जमाना था, वो था अदब का सुनहरी दौर। सुनहरी दौर कोई था ना होगा, हर दौर में अच्छे और बुरे काम होंगे। अच्छे काम लोगों को याद रह जाएंगे, बुरे काम लोग भूल बेहतर जाएंगे, हो और जाएंगे। फिर उसे वो बताए गोल्डन ईरा बोलेंगे उसे। तो ये भी सही। आती है, अच्छी भी होती है बुरी भी। अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अच्छी शायरी नहीं हो रही। मैं तो, जो नौजवान शायर हैं, मैं तो बड़ी हैरत से और बहुत कभी कभी रश से सुनता हूँ उनको। तो जी जी। आप आपकी आपकी ये मोहब्बत, आपका हमारे साथ और अच्छे शेर के साथ जुड़ा रहना, ये वाकई हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह पाक आपको बहुत सलामत रखें, अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखें, और आपकी और हमारी बैठकें इसी तरह चलती रहें। आमीन। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम इसके अलावा भी मज़ीद जो शख्सियात हैं उनके साथ प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और दिल की बात हमारे साथ का ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे मज़ीद बढ़ेगा। इसी तरह की मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी के नेहा खानों को आप कुरेदना चाहते हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे आपके सामने। और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी वक्त ऐसी ही किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह ने के हाफिज। बाद।